पीटी एस्पिरेंट्स, आई एम आदिति फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। रीऑर्डर पैराग्राफ रीडिंग मॉड्यूल का एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। अक्सर स्टूडेंट्स रीऑर्डर पैराग्राफ सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ऑल्सो रीऑर्डर पैराग्राफ के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। सो आज के सेशन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ रीऑर्डर पैराग्राफ की सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, और इन सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स से कॉम्प्लेक्स एग्जाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी। गाइस लेट मी टेल यू, रीऑर्डर पैराग्राफ्स को पूरा आप ना भी सॉल्व कर पाए, अगर आप रियल एग्जाम में कुछ पेयर्स भी बना पाते हैं, आप पार्शियल मार्क्स को क्लेम कर सकते हैं। और लेट मी टेल यू, जैसे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट 6 ईच 7 ईच या फिर 8 ईच होती है, 4-5 नंबर भी अगर आप यहाँ से ले सकते हो, ये ह्यूज डिफरेंस करेंगे। वैसे रीऑर्डर 8 से 9 नंबर के आते हैं। अगर आपने इन लेटेस्ट एग्जाम क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व किया, स्ट्रैटेजीज को समझा, आई कैन गारंटी यू आप 8 या 9 में से 6 नंबर तक इजिली स्कोर कर पाएंगे। करते सेशन को फटाफट से स्टार्ट। एंड गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कि रीडिंग की जो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लिसनिंग की, स्पीकिंग की और राइटिंग की, वो हमारे चैनल पर आपको डेली मिलती रहेंगी। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं, जो रीऑर्डर पैराग्राफ है इसमें कई सेंटेंसेस दिए हुए होते हैं। सो फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, डिफरेंट सेंटेंसेस को देख के, लेट्स से अगर ये है एग्जाम क्वेश्चन, फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो आपको सब्जेक्ट समझना है। जैसे हर एक रीऑर्डर का कोई सब्जेक्ट होता है, हो सकता है हम बात करें किसी बीमारी के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो सब्जेक्ट समझने की, रीऑर्डर किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। एंड देन हमें आइडेंटिफाई करने ओपनिंग सेंटेंस। अब आप कहोगे ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है? ओपनिंग सेंटेंस वो होता है जो हमें बताते हैं कि हमारे रीऑर्डर में किस बारे में बात हो रही है। अगर आप रीऑर्डर का ओपनिंग सेंटेंस डिटरमाइन कर लेते हो तो रीऑर्डर को सॉल्व करना इजी हो जाता है। जैसे मैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाती हूँ कि 3 सेंटेंसेस हैं, इनको रीड कीजिए एंड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने ओपनिंग सेंटेंस फाइंड करने हैं। अक्सर इंडिपेंडेंट सेंटेंस ही ओपनिंग सेंटेंस होता है। कि देखिए, ऑन मंडे द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज ड्यू टू होल्ड अ डे ऑफ मीटिंग्स विद हाई लेवल पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड बिजनेस फिगर्स टू फर्दर अ स्ट्रेटेजिक डायलॉग एम्ड एट फर्दर एक्सपेंशन ऑफ यूएस ट्रेड इन इंडिया। सो मंडे को हमने बात करी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करने वाले हैं। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हो सकता है ये हो हमारा ओपनिंग सेंटेंस। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिल्टन हिलेरी क्लिंटन अराइव्ड इन इंडिया ऑन संडे। सो यहाँ पर हमने बताया कि यूएस का जो सेक्रेटरी है हिलेरी क्लिंटन, ये आ रही है इंडिया में संडे को स्ट्रैटेजिक टॉक्स के लिए। नेक्स्ट पढ़िए, क्लिंटन अराइव्ड बाय प्लेन इन दिल्ली। बता रखे कि क्लिंटन दिल्ली में आई कैसे हैं, एक रिपोर्टर के अकॉर्डिंग की उनकी बात हुई इस प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, एंड स्टफ। सो सबसे पहले रीऑर्डर में ऐसे कई सेंटेंसेस दिए होते हैं। फर्स्ट थिंग इज आप रीड करते हैं एंड रीड करके आपको डिटरमाइन करना होगा कि रीऑर्डर किस बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बार बार हम यूएस की जो सेक्रेटरी है हिलरी क्लिंटन के ऊपर काफी फोकस करें कि अराइव कर रही है इंडिया को संडे में स्ट्रेटेजिक टॉक्स के लिए। सो बेसिकली बी इज द ओपनिंग सेंटेंस। मैं आपको बता दूं कि पहले हमेशा फुल नेम आता है रीऑर्डर में, ये हम अब आगे ट्रिक्स कवर भी करेंगे, और फिर शॉर्ट नेम आता है। सो दिस इज नॉट दिस रीऑर्डर में। और यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ए और बी को, सो मंडे को हमने बता रखा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये करेंगे, बट पहले तो हमें बताएंगे ना कि यूएस की सेक्रेटरी है हिलेरी और ये आ रही है इस काम के लिए। फिर उस मीटिंग में क्या होगा, पहले तो मीटिंग का देंगे ना कि मीटिंग में ये आ रही है, फिर मीटिंग में वो क्या करेंगी। सो लाइक दिस, फर्स्ट स्टेप नंबर 1 समझ लो, रीऑर्डर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ओपनिंग सेंटेंस को डिटरमाइन करो कि बात किस बारे में हो रही है। बच्चे पता है क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके बारे में भी हो सकती है, इसके बारे में। अब 2-3 लाइंस को पढ़ो, आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ओपनिंग सेंटेंस ये ही होगा। स्टेप 1 क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। जैसे आपको रीऑर्डर का फर्स्ट सेंटेंस मिल गया, आपको कनेक्टिंग पेयर्स ढूंढने हैं। फाइंड कि नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट जो भी रीऑर्डर का सेंटेंस होगा वो प्रीवियस सेंटेंस में ऐड ऑन करेगा। और कई बार क्या हो सकता है कि आपको कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स मिलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मैं लेट हो जाऊंगी आज क्लास में बिकॉज मैं सिक हूँ। आई विल बी लेट इन द क्लास बिकॉज आई एम सिक। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, आई विल बी लेट इन द क्लास बिकॉज आई एम सिक। सो सेकेंड सेंटेंस कनेक्टिंग वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है, वो पहले के बारे में बता सकता है। सो डिफरेंट तरीके के कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं लाइक हाउएवर, बट, तो कुछ उसमें पॉजिटिव चीज दिखाते हैं जैसे इन एडिशन, मोरओवर, फर्दरमोर। सो डिफरेंट तरीके के कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। कुछ कंक्लूजन दिखाते हैं, देयरफॉर, दस। सो सबसे पहले गाइस हमने क्या करना है, अपने सब्जेक्ट को डिटरमाइन करना है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस को भी डिटरमाइन करना है। एंड कई बार 2-3 सेंटेंस इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन किस बारे में बात हो रही है वो हमारा ओपनिंग सेंटेंस होगा। मैं आपको गाइस कुछ क्वेश्चंस के थ्रू
टिप्स एंड ट्रिक्स समझाऊंगी और क्वेश्चंस पे अप्लाई करना। अक्सर स्टूडेंट्स को टिप्स एंड ट्रिक्स तो आती होती है लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस। सो ये जो क्वेश्चन है इसको कराने से पहले मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देती हूँ। बहुत सारे ग्रामर रूल्स हैं, एक ग्रामर रूल के ऊपर बेस्ड ट्रिक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं ग्रामर में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है, वर्ड पड़ा है, ये बहुत इजी है। दिस, दैट, दीज, दोस। दिस एंड दैट है सिंगुलर, दीज एंड दोज एंड प्लूरल। सो दिस, दैट, दीज, दोज रीऑर्डर इनसे रेयरली स्टार्ट होता है। जैसे मैं कहूँ आई हैव बॉट अ न्यू फोन, दिस फोन इज ऑफ रेडमी कंपनी, तो पहले आएगा आई हैव बॉट द फोन, फिर ये फोन, दिस क्या कर रहा है कि इस फोन के बारे में बात कर रहा है। आई एम वेयरिंग अ पिंक स्वेटर, दिस स्वेटर इज ऑफ XYZ ब्रांड, तो पहले मैंने खरीदा स्वेटर, फिर ये स्वेटर, मतलब दिस दैट दीज दोस बाद में आते हैं। ठीक है, पहले मैं कहती हूँ कि मैंने ये चीज खरीदी, ये चीज यहाँ की है, इस तरीके से हम बात करते हैं। अब मैं जो है आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले आप इस क्वेश्चन को रीड करें, मैं आपको 2 मिनट दूंगी। ओपनिंग सेंटेंस को आप डिटरमाइन करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें कि आपको क्या लगता है ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप रीऑर्डर को सॉल्व करना सीखेंगे। सारे लोग कमेंट करिएगा जो भी सेशन में है, क्योंकि जैसे आप सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा। देखिए, रीड करना शुरू करो। 20% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज डीलिंग विद दिस सिम्टम। अभी मैंने आपको बताया ना, पहले मैं कहूंगी ये बीमारी हुई है, फिर ये बीमारी, जैसे पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फीवर दिस सिम्टम, तो इससे रीऑर्डर स्टार्ट नहीं होगा, क्रॉस कर दो। If you're suffering from insomnia and have to rely on sleeping pills, you're not alone. यहाँ पर हमने बीमारी का नाम दिया है। इंसोम्निया होता है कि जब नींद नहीं आती, और बहुत लोग हैं स्ट्रेस के कारण, तो कुछ लोग गलत वर्किंग आवर्स के कारण इस बीमारी से सफर करते हैं, तो ये हो सकता है। इस पे एक मैं डॉट लगा रही हूँ। While there could be multiple causes of insomnia, habitual and psychological factors significantly influence your sleep patterns. So यहाँ पर हमने कारण बताने शुरू कर दिए इंसोम्निया के, लेकिन पहले मैं बताऊंगी बीमारी है, फिर इसके कारण है, फिर इसके सोल्यूशन है, या इससे जो भी हो रहा है XYZ। सो इन दोनों में 2 और 3 में बेटर ओपनिंग सेंटेंस 2 है। Studies demonstrate that the mobile blue light inhibit का मतलब होता है रोक देना, एंड ऑल्सो हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। ये एक डिफरेंट है कि मोबाइल ब्लू लाइट के बारे में बात हो रही है। हाईली रिकमेंडेड दैट यू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट 1 hour बिफोर यू फॉल अस्लीप। तो इसने कोई सोल्यूशन दे रखा है, जैसे मैं कहूँगी मुझे नींद नहीं आ रही, तो उसका सोल्यूशन है कि ये मत करो, बट पहले मैं अगेन इंसोम्निया के बारे में, बीमारी के बारे में बताऊंगी। फॉर्चुनेटली दीज आर विद इन आवर कंट्रोल। पता, ये दीज कोई चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में चेंज के हैं, तो रीऑर्डर इनसे भी स्टार्ट नहीं होगा। आउट ऑफ 2, 3 एंड 4, बेस्ट ऑप्शन इज 2, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी है बीमारी के बारे में कि अगर आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हो तो आपको स्लीपिंग पिल्स पर रिलाई करने को, और आप अकेले नहीं हो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग करते हैं। तो यहाँ पे एक तो हमने ओपनिंग सेंटेंस में इंट्रोडक्शन दे दी बीमारी की, इंसोम्निया, और हमने बता दिया स्लीपिंग पिल्स आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर है? अब आप अगर रीड करो तो स्लीपिंग पिल की बात 1 में भी हो रही है, और दिस सिम्टम डायरेक्टली इंसोम्निया के बारे में बात कर रहा है। 20% of the global production is dealing with this symptom and has to take a sleeping pill on a daily basis to get some rest. So कह रहे हैं कि 20% इस लोग जो है वो इस बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको लेनी पड़ती है स्लीपिंग पिल डेली बेसिस के लिए, कुछ रेस्ट के लिए। तो बेसिकली नेक्स्ट सेंटेंस प्रीवियस सेंटेंस में एड ऑन करता है, दैट्स हाउ द रीऑर्डर गेट सॉल्व्ड। सो करेक्ट जो पेयर है यहाँ पे बन गए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 मिनट। 2, मैं 1 मिनट यहाँ पे लिख रही हूँ, ये पेयर्स आपके बन गए। देखिए रीऑर्डर्स में पूरा आंसर ना भी सॉल्व कर पाए, सॉरी, अब पेयर्स भी बना पाए, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट पेयर्स आप बनाएंगे। सो अगर आप नेक्स्ट पेयर बनाते हैं, मैं नेक्स्ट पढ़ूं। while there could be multiple causes of insomnia, habitual and psychological factors significantly influence our sleep patterns. causes बता रखे हैं, एंड एक कैच है यहाँ पे, these है, these मतलब प्लूरल, कोई प्लूरल चीज की बात हो रही है, तो प्लूरल चीज यहाँ पर कॉजेस को रिप्रेजेंट करे, तो डेफिनेटली 3 और 5 पेयर होंगे। एक और पेयर आप बना सकते हो, 3, 5।
अब आप अपना आंसर पोस्ट कीजिए। आई गिव यू 30 सेकेंड्स की बचा 4 है, पूरा रीऑर्डर आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखें, काफी लोगों ने अपने आंसर्स पोस्ट करे हैं। हमने इस रीऑर्डर में 2 पेयर्स तो बना ही दिए हैं। 4 मार्क्स का है, अगर आप ये 2 पेयर्स भी बना पाते हो ना पेपर में, 2 आउट ऑफ 4 आप स्कोर कर सकते हो। लेकिन 90% रीऑर्डर ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। यहाँ पर हमने बात करी कि अगर आप इंसोम्निया से सफर कर रहे हो तो आपको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ेंगी, और 20% फिर हमने कहा लोग इससे सफर करें और उनको स्लीपिंग पिल लेनी पड़ती है। अब उसने 3 में बताया कि मल्टीपल कॉजेस हो सकते हैं, और एड ऑन करा कि इस बीमारी के बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। एंड फिर उसने कारण दिए, फिर कहा कि इनको आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, दैट्स हाउ इट वर्क्स ना। प्रॉब्लम दी, प्रॉब्लम है क्या, कौन सफर करे, क्या प्रॉब्लम के कारण है, फिर सोल्यूशंस है। आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ेगी। आपको जो है क्या देनी है अटेंशन, उसने बताया कि आप इनको चेंज कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ेगी कि आप अपनी होम सेटअप को चेंज करो अगर आप बिजी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में रहते हो। एंड फाइनली एक उसने उसका सोल्यूशन दिया कि मोबाइल कम यूज करो, क्योंकि मोबाइल से नींद जो है अफेक्ट होती है और नेगेटिव इफेक्ट होता है। हाईली रिकमेंडेड कि आप मोबाइल मत यूज करो। इसमें बेसिकली हमने सोल्यूशन की बात करी और वो सोल्यूशन 4 में है। द करेक्ट आंसर इज 21354। आई होप आपको रीऑर्डर सॉल्व करना आया है, पेयर्स बनाने आए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप रीऑर्डर सॉल्व करना शुरू करोगे, फर्स्ट इंस्टेंस में पहली बारी में आप पूरा रीऑर्डर सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेकिन पेयर्स बनाने सीखो। ऑल्सो जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है, बहुत रीडिंग में अच्छे नहीं है, रीऑर्डर्स में बहुत अच्छे नहीं है, और पूरा रीऑर्डर अभी भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा फोकस रीडिंग फिलिप्स पे करो, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स पे, लेकिन रीऑर्डर के पेयर बनाने सीखो। बिकॉज अगर आप पेयर्स बनाने सीखोगे, आउट ऑफ 8 और 9 मार्क्स आप इजिली 4 या 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलेंगे गाइस। क्वेश्चन 1 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले मैं क्वेश्चन 1 की कुछ जो चीजें हमने सीखी वो समझ लेते हैं। सबसे पहले गाइस अगेन मैं रिवाइज करा रही हूँ, रीऑर्डर सॉल्व करना बहुत सिंपल है। फर्स्ट थिंग, सब्जेक्ट को समझिए, बात किस बारे में हो रही है। अब आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड करना है। ही शीट, लाइक हिलरी क्लिंटन दे रखा है, क्लिंटन पहले पूरा नेम आएगा, कार्ल मार्क्स, मार्क्स पहले कार्ल आएगा। इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है। ही शीट, दिस दैट दीज, दो से रीऑर्डर रेयरली स्टार्ट होते हैं। आपको एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी कराऊंगी, फाइन, बट ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सब्जेक्ट, बात किस बारे में हो रही है। हो सकता है आपको 2 या 3 सेंटेंसेस मिलेंगे, देन डिटरमाइन द बेस्ट पार्ट कि ओके ये बेस्ट हो सकता है, फाइन। देन आपने क्या करना है, आपको रीऑर्डर में कनेक्ट करना है सेंटेंसेस को। नेक्स्ट सेंटेंस प्रीवियस सेंटेंस में कुछ एड ऑन करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक नई टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, आए इसे भी देखते हैं। कई कुछ रीऑर्डर में से क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिंपल नहीं होते, जो कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। ये उसका एक एग्जाम्पल है। एंड इसको सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें, क्योंकि लिटिल बिट आप इसमें पेयर्स बनाने आपको थोड़े इजी लगेंगे। रीड कीजिए, मैं आपको दूंगी 30 to 40 सेकेंड्स, अपने आंसर को मार्क कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओपनिंग सेंटेंस सबसे पहले मुझे बताइए कौन सा है। See, over the years, I have had the opportunities to observe and understand the thought process behind the ads. मतलब यहाँ पे बात हो रही है कि क्या एड्स के पीछे का थॉट प्रोसेस है जो प्रिंट और टीवी पे आ रही हैं। फिर इसने कहा प्रोपोर्शनली जो एड्स हैं जिनकी क्वालिटी नहीं है वो बढ़ गई है। तो पहले तो आप बताओगे ना एड्स हैं क्या, फिर आप कहोगे एड्स की क्वालिटी, और मतलब उस टॉपिक के अंदर आप बाद में जाओगे, पहले उस टॉपिक के बारे में बात होगी। तो डेफिनेटली ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। ये कह रहे काफी कंपनी कूल और फंकी दिखना चाह रही है, सो दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अनदर रीजन, पहले एक रीजन दूंगी कि मैं लेट इसलिए आई क्योंकि मैं बारिश में भीग गई थी, दूसरा मेरे को व्हीकल नहीं मिली, ये भी नहीं ओपनिंग सेंटेंस हो सकता। Although there is a shift in the quality of ads that become
थैंक्स एसेंशियली टू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। ऑल्दो वैसे कॉन्ट्रास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑल्दो मीन्स हालांकि होता है कि हालांकि शिफ्ट है, और डेफिनेटली कुछ पुराने सेंटेंसेस से हम कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं कि हालांकि ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम क्वालिटी ऑफ एड की बात कर रहे हैं। अगेन पहले हम एड की बात करेंगे, फिर हम क्वालिटी ऑफ एड की बात करेंगे। सो आउट ऑफ ऑल द सेंटेंसेस ये तो हो नहीं सकता ओपनिंग सेंटेंस, ये नहीं हो सकता, ये कंपनीज की बात करेगी कूल और फंकी, जबकि पूरा रीऑर्डर एड्स के ऊपर बेस्ड है। ए और ई में आपको बेस्ट कौन सा है सिलेक्ट करना है, एंड इफ यू रीड देम अगेन, री रीड करो। स्टार्टिंग में आपको रीऑर्डर सॉल्व करने में टाइम लगेगा, जब आप अपनी नॉर्मल प्रैक्टिस करोगे विच इज ओके। तो टाइम्ड बेस्ड प्रैक्टिस आप 1 वीक या 2 वीक के बाद स्टार्ट करें। पहले अपने आप को प्रेशराइज मत करो कि मेरे को 2 मिनट में सॉल्व करना है, नहीं, ये एग्जाम से पहले ठीक है। एग्जाम जब आपने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो कॉन्सेप्ट्स को समझो। ओके, इट विल टेक टाइम, अपने आप को टाइम दो। रीडिंग में स्टूडेंट्स क्यों नहीं इंप्रूव होते, वो प्रेशराइज करते हैं अपने आप को कि आज ही हम इंप्रूव होंगे। नो, इट विल टेक टाइम। आप हफ्ते बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, पहले एक हफ्ते इतना किया, फिर दूसरे हफ्ते, फिर तीसरे हफ्ते, देन ट्राई टू डू सी मॉक टेस्ट करो, कुछ मार्क्स आने लगेंगे। एंड धीरे धीरे, रीडिंग इज टाइम टेकिंग बट हैव द पेशेंस, स्कोर डेफिनेटली आता है। सो ए और ई में बेस्ट ओपनिंग सेंटेंस कौन सा हो गया मेरा, ए। सॉल्व करते हैं। ओवर द ईयर, सालों से मैं देख रही हूँ कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, मैं ऑब्जर्व करूँ अंडरस्टैंड को, थॉट प्रोसेस बिहाइंड एड, मतलब प्रिंट टीवी हर जगह एड आ रही है, उसके पीछे का क्या थॉट प्रोसेस है उस बारे में बात कर रही है। फाइन, अब इससे नेक्स्ट पेयर हमें बनाना है। नंबर ऑफ एड्स हैव गॉन अप, इंक्रीजिंग अटेम्प्ट, ए बी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, सी के साथ भी नहीं हो रहा, ए डी अनदर रीजन, पहले कोई रीजन दिया नहीं, ए डी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। ये कह रहे बहुत सारे रीजंस है कि एड आ रही है प्रिंट और टीवी पे। अभी कह रहे कि हालांकि शिफ्ट है क्वालिटी ऑफ एड्स में, जब हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं, थैंक्स करे टेक्नोलॉजी के कारण मैं फील कर सकता हूँ कि क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज जो है वो डाइल्यूट हो चुकी है। तो बेसिकली ये थोड़ा सा लॉजिकल और थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ पे ए और ई पेयर कैसे आप इसको समझेगा, क्योंकि सारे रीऑर्डर्स खाली ट्रिक्स पे बेस्ड नहीं होते, मीनिंग पर बेस्ड भी होते हैं, एंड ऑल्सो आउट ऑफ गिवन 4-5 जो भी सेंटेंसेस होते हैं, इट्स लाइक अ पजल कि ये यहीं यहाँ नहीं आ सकता ब्लॉक, यहाँ नहीं तो यहाँ आएगा। उस तरीके से भी रीऑर्डर को सॉल्व किया जाता है। पहले इसने कहा कि बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ, मैंने एड्स को देखा, उनके पीछे के थॉट प्रोसेस, जो एड्स आ रही है प्रिंट टीवी पे, और कह रहे हैं कि वो जो एड्स थी अब उनकी क्वालिटी चेंज हो गई है। क्यों चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी के कारण। जो मैसेज है वो डाइल्यूट हो गया, कह रहा है। क्लियर है आपको ए ई पेयर कैसे बना। उनके थॉट प्रोसेस के बारे में ई ने ए में एड ऑन किया, मतलब जो नेक्स्ट सेंटेंस है ई, उसने प्रीवियस सेंटेंस के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी, और यही तो रीऑर्डर में पेयर्स बनाने की स्ट्रैटेजी है। इज इट क्लियर। तो इसने बता दिया कि मैसेज डाइल्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर आप पढ़ो, पहले अनदर रीजन नहीं आएगा, पहले कोई और रीजन आएगा, तो ऑप्शन तो बी या सी आएगी। प्रोपोर्शनली, प्रोपोर्शनली पहले उसका प्रोपोर्शन थोड़ा ना हम देंगे, तो यहाँ पर आएगा ये ई के बाद सी मेक सेंस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ई के बाद अगर मैं सी की बात करूं कि रीजन नंबर 1 है कि जो कंपनीज हैं वो कोशिश करिए कि वो कूल और फंकी बन सके। तो बेसिकली ये बता रहे कि शिफ्ट हुई है क्वालिटी ऑफ एड्स, और वो कह रहे कि मैसेज डाइल्यूट हुआ है। क्यों मैसेज डाइल्यूट हुआ है वो सी में एक्सप्लेन्ड है, यानी कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट सेंटेंस प्रीवियस सेंटेंस में और एड ऑन करता है। तो बेसिकली सी सेंटेंस ने ई के बारे में और जानकारी दी है। उसने कहा कि कंपनीज जो है वो कूल और फंकी बनना चाह रही हैं। फाइन, रीजन 1। अब सेकेंड रीजन, एक रीजन तो कंपनीज फंकी बनना चाह रही है, दूसरा नंबर ऑफ कंपनीज भी तो बढ़ गई हैं। अब हर कंपनी कूल और फंकी बनना चाहेगी तो हर एड बेकार बनेगी ना, मतलब जो क्वालिटी ऑफ, एक तो एड एक कंपनी बेकार बना रही है, वो कंपनी बढ़ गई है तो एड बेकार बेकार बेकार। तो सी और डी एक पेयर था। अब देखिए पेयर अगर आपको समझ आ जाए तो इट्स रियली वेरी इजी। अब ए ई सी डी मैंने सॉल्व करिए, तो लास्ट जो सेंटेंस है वो तो यही आएगा ना। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, जो सेंटेंस कहीं नहीं आता, जैसे मैंने 2 पेयर्स बना लिए तो उसके बीच में आ रहा है, उसके इधर आ रहा है, उसके उधर आ रहा है, आपको इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो लास्ट वाला सेंटेंस यहाँ पर, प्रोपोर्शनली द नंबर ऑफ एड्स दैट लैक इन क्वालिटी हैव गॉन अप एक्सपोनेंशियली एज वेल एज। अब पहले उसने कहा कंपनीज बढ़ गई हैं, बेकार एड्स बढ़ गई हैं,
और फिर उसने कहा नंबर ऑफ एड्स भी पड़ गई हैं, CDB, तो बेसिकली AECDB इज द करेक्ट आंसर। मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ, आप में से कितने लोगों का सही है कमेंट बिलो करो। अब पेपर में डेफिनेटली प्रेशर होता है, रीडिंग तक आते आते अगर आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व किया आप थक भी जाओगे, क्योंकि एक मेंटल स्ट्रेस डेवलप होता है विच इज वेरी फाइन। एग्जाम स्ट्रेस एंजाइटी होती है। तो आप क्या कर सकते हो, you should try to make sure you solve lot of sectional mock test, full length mock test and पेयर्स बनाने सीखो। पूरा आंसर नहीं भी सही है, मैंने कुछ पेयर्स बना लिए तो कम से कम मैं पार्शियल मार्क्स, 10 में से 10 नहीं आए, 10 में से 7, 6, 5, 4 कुछ तो आएंगे। ऑल्सो मुझे 6 ईच, 7 ईच, 8 ईच की रिक्वायरमेंट, एक बैंड ऊपर की तैयारी करो। हम अपने ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में गाइस क्या करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं बेसिक से बच्चा सीखता है, एडवांस तक जाता है, बहुत सारी असाइनमेंट्स होती हैं जो आपके लेवल को अप करती हैं, एंड इस तरीके से स्टूडेंट्स के स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में आते हैं। गाइस हमारी क्लासेस अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, मेलबर्न मेल्टन में फेस टू फेस क्लासेस भी अवेलेबल है। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो पीटी में, आइल्स में, नाटी में, आपको लग रहा है स्कोर आना मुश्किल है, इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही है, पीटी यूनिवर्स को ज्वाइन करो और आप देखोगे कि हर रोज कितने बच्चे अपना डिजायर्ड बैंड्स को हमारे साथ अचीव करें, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। रीजन बीइंग कि हर एक क्वेश्चन को लॉजिकली वो सॉल्व करें। एंड लेट मी टेल यू, रीडिंग का रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, रट्टा मार के वैसे कुछ होगा भी नहीं, बट लॉजिक जब आप समझने लगोगे तो मेरे से फास्ट आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ इस क्वेश्चन की, मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी। सी रिऑर्डर पैराग्राफ्स में एक्रोनिम्स होते हैं, एक्रोनिम्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे WTO कहते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह को डॉक्टर सिंह कह सकते हैं, कार्ल मार्क्स मार्क्स के नाम से बुला सकते हैं, लेकिन पहले हमेशा फुल फॉर्म आएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर आएगी शॉर्ट फॉर्म WTO। पहले मैं कहूंगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर सिंह फिर आएगा। सो बेसिकली पहले फुल नेम आता है, फिर आता है शॉर्ट नेम, और ये काफी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस में हेल्प करता है। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख रहे हो जूलिया ब्लॉकिंग है, तो ये भी नहीं ओपनिंग होगा, ये भी ओपनिंग नहीं होगा, इजिली एक सेकंड में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इन दोनों में ओपनिंग होगा, मुझे सी और डी पढ़ने भी नहीं है। और ए और बी में कौन सा होगा पढ़ के पता लगेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा स्टूडेंट हैज लॉन्च द नेशंस फर्स्ट फादर लेड लिटरेसी प्रोजेक्ट टू एनकरेज फादर। एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट ने ये किया है, फिर उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करी है। आप बताओ एक ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा, कमेंट करो फटाफट से, इतने सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं सॉल्व, लेट्स सी किसकी स्पीड ज्यादा है। बी, ऑफ कोर्स बी होगा भाई। और पहले मैं कहूंगी ना कि इस स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया है, फिर मैं कहूंगी कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या करता है, पहले तो स्टूडेंट पूरा रेफरेंस दे रही हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट ने काम कर दिया, फिर उस स्टूडेंट का क्या प्रोजेक्ट है। बी इज द ओपनिंग सेंटेंस एंड इट वाज क्वाइट इजी आल्सो। ओपनिंग सेंटेंस है बी। अब मैं आपको दे रही हूँ कपल ऑफ सेकेंड्स, पेयर बनाओ। थोड़ी सी आपको इसमें कंफ्यूजन भी होगी, बट मैं चाहती हूँ पेयर बनाओ। आंसर्स गाइस कमेंट करो, पेयर बनाओ। ऑल्सो जब आप पेयर बना रहे हो ना, ट्राई करो स्टार्टिंग में जब आप रीऑर्डर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, आई नो इट विल टेक टाइम, बट गिव योर सेल्फ टाइम। कोई क्वेश्चन सॉल्व करो गलत हुआ, उसको दोबारा रीसॉल्व करो, मतलब सॉल्व रिसॉल्व सॉल्व रिसॉल्व, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हाउ स्टूडेंट्स इंप्रूव, कैसे स्टूडेंट्स इंप्रूव करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 6 से 9, 8 की जर्नी तय करते हैं सॉल्व रिसॉल्व लॉजिक समझ के, क्योंकि लॉजिक रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। सो कमेंट करो फटाफट से गाइस अपना आंसर, 30 सेकेंड्स लेफ्ट है, फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। प्लीज लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपने मेरे पुराने सेशंस मिस कर दिए तो रीडिंग की सीरीज हमारे चैनल पर लाइव हो चुकी है, अगर आप चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लोगे आपको नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन दबा देना एंड सारे लाइव सेशंस को ज्वाइन करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो सीरीज आ रही है, जो इस वक्त सेशंस आ रहे हैं, बेस्ट सेशंस एंड डोंट मिस एनी ऑफ माय लाइव सेशन। ऑल्सो गाइस कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम बुक्ड हैं एंड दे वांट टू इम्प्रूव पीटी स्कोर्स, ASAP इनटेक्स आ रहे हैं,
ऑफशोर कैंडिडेट्स के वीजा भी आ रहे हैं। फास्ट ट्रैक पीटी कोर्स हमने लॉन्च कर दिया, 1-to-1 क्लासेस अवेलेबल है। आपको रीडिंग में इम्प्रूव करना है, हम रीडिंग में कराएंगे। आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग हम आपको इम्प्रूव कराएंगे, आपके मॉक स्कोर्स के अकॉर्डिंग। सो कंटैक्ट कीजिएगा, जो हमारी आपको हेल्पलाइन दिख रही है। एंड गाइज, अगर आप स्कोर्स एग्जाम दे चुके हो, अपने स्कोर्स इंप्रूव करना चाहते हो, पीटी यूनिवर्स के साथ अपने स्कोर कार्ड भेजिएगा। ये कोचिंग की हेल्पलाइन है। सो अगर आपकी कोई कोचिंग से रिलेटेड क्वेरी है, इस नंबर पे आप हमें जरूर कंटैक्ट कीजिएगा। ओके, सो आई हैव गॉट फ्यू आंसर्स। सो सबसे पहले ओपनिंग सेंटेंस हमने सॉल्व कर लिया था, और आई थिंक बीए पेयर सबने बना भी लिया होगा, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया नेशन का पहला प्रोजेक्ट इनकरेज करने के लिए फादर्स। जैसे आपको पता है कि फादर्स की वो जो चिल्ड्रंस की लिटरेसी में इन्वॉल्वमेंट है, उसे इंक्रीज करना है। अब ए ने क्या करे, क्या प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का एम है इंक्रीज करने के लिए फादर्स जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें के स्कूल रीडिंग में, तो बीए पेयर बन गया। क्लियर है? अब आपको सी डी पेयर है, डीसी पेयर है, बीए तो यही आएगा, तो क्या तो आंसर मेरा सी डी हो सकता है या डीसी। बड़ा सिंपल हो गया ये। फाइन, अब आपको रीड करके पता लग जाएगा, क्योंकि ए का सी से या ए का डी से लिंक होगा, एंड दैट्स हाउ हमें पेयर मिल जाएगा। There's no program like this in Australia, Miss Blocking said, who devised the project as the final component of her community education degree at the university. Having worked as a literacy tutor with teenagers, Miss Blocking saw the need for good attitude towards reading to be formed early on with the help of more male role models. So CD या DC? आप बताओ। देखो, इसका आंसर होगा CD। कैसे होगा इसको समझना थोड़ा ट्रिकी है ये। यहाँ पर ए और सी का कनेक्शन समझना, फिर ए का सी के साथ है और सी का डी के भी साथ है। पहले यहाँ पर इसने बताया कि इस प्रोजेक्ट का एम है कि ये करना, और फिर ये कह रही है कि इसने कहा कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जिसने इसे कहा कि इससे कम्युनिटी की एजुकेशन डिग्री पे बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी वो इसने इसमें बताया, क्योंकि ये वर्क कर चुकी है लिटरेसी ट्यूटर के साथ, तो इसको लगा कि ये जो प्रोग्राम है इससे अच्छे एटीट्यूड्स बनेंगे। सी डी है। अब मैं डीसी करूं तो डी के बाद सी तो मेक सेंस नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने बात करी कि फाइनल कंपोनेंट है कम्युनिटी एजुकेशन डिग्री का। सो ये कंपोनेंट कैसे इसको मिला, क्योंकि इसने काम किया था ना लिटरेसी ट्यूटर की तरह टीनेजर्स के साथ। जब हम एग्जाम में होते हैं तो कभी कभी स्टूडेंट्स जो है ना खाली ट्रिक सोचते हैं कि अच्छा वो ट्रिक के बेस्ड के ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन स्ट्रैटेजी, कॉन्टेक्स्ट, इनको मत भूलो। काफी क्वेश्चन स्ट्रैटेजी और कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कंटेंट, कंटेंट क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, लाइक दिस। सो अगर आप थोड़ा सा टाइम दोगे, टेक अ डीप ब्रेथ व्हाइल सॉल्विंग द रीडिंग, यू विल गेट बैक टू द आंसर। सो क्वेश्चन 4 क्लियर है सबको? क्वेश्चन 2 मैंने अभी बाद में कराना है आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन 2 की तरफ लेके जाऊंगी। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन 2। ओके, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी और लोगों के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड होते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस में पेयर भी अगर आप बना पाओ दैट्स फाइन। मैं आपको पेयर्स पे पहले फोकस कराऊंगी। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इट, दिस, दैट, या फिर हो गया ये हमारा देयर, हेयर, इनसे कभी कभी रिऑर्डर स्टार्ट होंगे। इट इज अ बिल्डिंग, द बिल्डिंग इज इन लंडन, इस तरीके से। इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी। कभी कभी ऐसे रिऑर्डर स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इट को सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इट प्रोनाउन भी होता है। जैसे आई हैव परचेज्ड अ फोन, इट इज माई फर्स्ट फोन। मतलब यहाँ पे इट ये है, इसको रेफर कर रहा है। और कभी कभी ऐसे भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट, जैसे इट ऑलवेज सीम्स दैट, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी है। काफी लोग इट पढ़ते ही सोचते हैं सर ऑर्डर में ही स्टार्ट होगा, पूरा रीड करो, इससे इट सेंटेंस स्टार्ट भी होता है। सबके सामने क्वेश्चन है, 5 सेंटेंसेस हैं, फाइंड करो ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा। आई गिव यू फ्यू सेकेंड्स, मार्क। एक तो हिंट सामने दिख ही रहा है, दैट से स्टार्ट नहीं होगा, हटा दो। द हेजिटेशन, फिर द है, आर्टिकल अप्रोच, इससे भी नहीं होगा। 3 ऑप्शंस रह गए हैं। 3 ऑप्शंस में फटाफट रीड करो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन में पेयर्स बनाना सिखाऊंगी आपको। और एक मैं आपको सिंपल चीज जो है इस क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगी, वो पेयर्स कैसे बनते हैं।
पहले रीड करते हो। इट ऑलवेज सीम्स लाइक दिस माउंटेन बिटवीन अस एंड आवर ड्रीम्स, कह रहा है हमेशा हमेशा लगता है कि हम और हमारे सपनों के बीच में एक माउंटेन है। People who want to achieve something great, reach a goal or start something new will often hesitate before taking the leap. जो लोग कुछ बन जाते हैं, कुछ अचीव कर लेते हैं, वो हेजिटेट करते हैं कुछ करने से पहले। लोगों की बात करें, ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इफ फियर इज स्टैंडिंग इन द वे ऑफ योर सक्सेस, इट्स टाइम टू इवैल्यूएट द सिचुएशन। कह रहा है कि अगर फियर आपकी सक्सेस के बीच में, तो टाइम है कि आप इवैल्यूएट करो अपनी सिचुएशन, वर्क करो रिजॉल्व करने के लिए फियर, और डू द थिंग यू हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ डूइंग। तो इसने काइंड ऑफ एक तरीके का कंक्लूजन, अगर आप पढ़ो तो पता लग रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको सोल्यूशन है चीज का। तो सोल्यूशन ज्यादातर ओपनिंग सेंटेंस नहीं होते, और यहाँ पे पहले प्रॉब्लम आएगी, तो ये मैं इसे कट कर रही हूँ। 2 सेंटेंसेस है। फाइन, अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप 2 से स्टार्ट कर लो, 3 से, और फिर आपको बाद में सेंटेंस मिल जाता है। बट डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन फाइंडिंग द ओपनिंग सेंटेंस। खाली बहुत ज्यादा टाइम जो है वेस्ट ही मत कर दो, क्योंकि अगेन रियल एग्जाम में टाइम भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, एग्जाइटी भी होगी। आपको कुछ और कैच पकड़ने होंगे, जैसे मैंने एक कैच पकड़ा, हेजिटेट है, हेजिटेशन है, फिर दैट हेजिटेशन है, मतलब डेफिनेटली 3 के बाद 4 या 1 आएंगे। सो मेरे को पता लग गया कि 3 के बाद 4 और 1 का स्पेस है, तो मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया। People who want to achieve something great, reach a goal, start something new will often hesitate. वो अक्सर hesitate करेंगे। तो hesitation, फिर उसने पहले यहाँ hesitate introduce करे और फिर hesitation के बारे में और जानकारी दी है, तो 3 के बाद 1 भी आ सकता है। That little bit of hesitation is fine. It's not wise to do anything monumental without pausing to make important consideration. कह रहा है कि वो ठीक भी है hesitation। कह रहा है कि लोग जो जिंदगी में कुछ कर सकते हैं थोड़ा hesitate करेंगे, और hesitation ठीक भी है। 3-1 डायरेक्ट पेयर है, पढ़ के पता लग रहा है, लॉक हो गए यहाँ पे। और फिर हेजिटेशन की बात हो रही है, तो मैं मेरे को लगता है 1-4 भी पेयर हो सकता है। सो आई ट्राई टू कनेक्ट 1 विद 4। ये पहले इसने कहा कि वो हेजिटेशन ठीक भी है, क्योंकि वाइज नहीं है कि आप कुछ भी करो। कि एक बार आप सोचो ना कि ये, अगर कोई जिंदगी में कुछ कर चुका है तो सब सोचना होगा ना कि नेक्स्ट चीज वो कर रहा है वो उसके साथ ये अच्छी भी या नहीं है। वो कह रहे कि हेजिटेशन प्रॉब्लम बन जाती है जब ये डर में बदल जाए या एग्जाइटी में, क्योंकि फिर आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो 3-1-4, क्योंकि 3 ने इंट्रोड्यूस करा हेजिटेशन के बारे में, 1 ने कहा कि वो हेजिटेशन ठीक भी है, और फिर 4 ने कहा लेकिन वो प्रॉब्लम कम बन जाती है। अरे इतनी हेजिटेशन ठीक है, थोड़ी तो होनी चाहिए, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा है तो प्रॉब्लम बन जाती है। कॉन्सेप्ट समझ आया? एंड यहाँ से मेरे को ना पढ़ते पढ़ते ही आया फियर और एग्जाइटी। यहाँ मेरे को फियर दिख गया, मैं इसको 4 को 5 से कनेक्ट करने की कोशिश करी, मुझे लग रहा है कनेक्ट होगा। अगर कह रहे हैं फियर स्टैंड कर रहा है सक्सेस के रास्ते में, टाइम में आ गया कि आप इवेल्युएट करो सिचुएशन को। मतलब मैं यहाँ पर सक्सेस के पास हो रही, यहाँ पे फियर आ गया, तो आप देखो सिचुएशन को, वर्क करो उसे सॉल्व करने में, और फिर वो करो जो आप करना चाहते हो। बेसिकली कंक्लूजन लग रहा है, सोल्यूशन भी लग रहा है, और 4 और 5 में फियर की बात भी हो रही है। जो 4 में बात हुई थी वो 5 में आगे कंटिन्यूड है। 4 में मैं कहा था कि वो हेजिटेशन प्रॉब्लम बन जाएगा अगर वो फियर में बदले, एग्जाइटी में, क्योंकि वो आपको होल्ड बैक करेगी कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। और फिर कह रहे हैं वो फियर अगर होल्ड बैक कर रहे हैं, टाइम है कि इवेल्युएट करो। तो 3-1-4-5 जो है हमारा पेयर बन गया है। अब 2 जो है, या तो वो लास्ट में आ सकता है, इट ऑलवेज सीम्स इज अ माउंटेन बिटवीन अस एंड आवर ड्रीम्स। लास्ट में मेक सेंस नहीं करा, ओपनिंग ही होगी। सो रीऑर्डर की ओपनिंग यहाँ इट से हो रही है कि हमेशा, इट ऑलवेज सीम्स, ऐसा हमेशा लगता है कि एक माउंटेन है हमारे और हमारे सपनों के बीच में, और लोग जो कुछ करना चाहते हैं वो एक गोल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो उससे पहले हेजिटेट करते हैं। पहले इसने एक जेनरिक टू स्पेसिफिक, बहुत अच्छा रीऑर्डर था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जनरल बात करी कि अक्सर एक माउंटेन होता है हम और हमारे सपनों के बीच में, और फिर उसने लोगों के ऊपर बात, स्पेसिफिकली लोगों के बारे में कहा कि लोग जो कुछ कर जाते हैं वो उस गोल तक पहुंचते हैं, और वो आगे उससे कुछ करने में थोड़ा हेजिटेट करते हैं। 2-3-1-4-5 इसका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये ट्रिक आपको क्लियर नहीं हुई हो, दोबारा देखना इसको कैसे सॉल्व कराया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, लेट मी टेल यू। गाइस, अगर आप पेपर को बुक कर चुके हो तो भी मैं आपको कहूंगी कि पेपर से कुछ टाइम पहले भी अगर आप प्रॉपर कुछ एग्जाम रिवीजन प्लस प्रैक्टिस और प्लस फीडबैक क्लासेस लेते हो, ये आपके अंदर ह्यूज डिफरेंस लेके आ सकती है। रिसेंटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 6 ईच, 7 ईच, 8 ईच फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारे साथ अचीव किया। आप हमारी सक्सेस स्टोरीज इंस्टाग्राम,
यूट्यूब की कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स थे गाइस जो कोई वीक भी थे, बट लेट मी टेल यू, अगर आप हार्ड वर्क करोगे, कंबाइंड विद स्मार्ट वर्क करोगे, विद प्रॉपर फीडबैक और इंटेंसिव क्लासेस के साथ वर्क करोगे, ऐसी कोई भी स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरीज आप देखोगे, दे हैव गॉट देयर स्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सॉल्व कीजिए। गाइस ये कैसा रीऑर्डर है जो मेरे एग्जाम में रिपीट हुआ था? व्हेन आई गिव एग्जाम आई गॉट दिस क्वेश्चन, एंड ये कैसा क्वेश्चन है जो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक होता है ना कि जैसे पैराग्राफ दे रखे हैं, उसकी स्टार्टिंग की लाइंस पिक करके रीऑर्डर बनाया गया है, इसी स्टोरी के बीच में से बनाया गया है। सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पहले ओपनिंग सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करना। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एग्जाम में कैसे किया था। द लेसन इज दैट, मतलब कंक्लूजन, इस ये तो ओपनिंग नहीं होगा। इन दैट केस देयर मे बी साइकोलॉजिकल, उस सिचुएशन में ऐसा होगा। जनरली रीऑर्डर इससे स्टार्ट नहीं होता, दैट से। पूरा पढ़ के देख लो, किसी चीज सिचुएशन की बात हो रही है। समटाइम्स हाउएवर साइंटिस्ट का बिलीव होता है कि हाइपोथेसिस ट्रू है, नहीं है, और उसके पास प्रेशर होता है एक रिजल्ट निकालने का। ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, लेकिन समटाइम्स, कभी कभी होता है, ओके, ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। आइडली एक्सपेरिमेंटर ओपन है पॉसिबिलिटी के लिए कि हाइपोथेसिस करेक्ट है इनकरेक्ट है। यहाँ पर मेरे को मेरा सब्जेक्ट पता लग गया, हाइपोथेसिस है यहाँ पे सब्जेक्ट। हाइपोथेसिस होता है कि जैसे कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने कोई डिस्कवरी करनी है, तो वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ओके, कि ये चीज हो सकती है। फिर वो क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट देखते हैं बार बार, हो रहा है नहीं हो रहा जो भी, और फिर डेफिनेटली उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो चीजों को, हाइपोथेसिस सही था नहीं था, उन्हें पता लगता है। तो ये रीऑर्डर इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। हाइपोथेसिस मेरा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप मैंने बताया था इंडिपेंडेंट सेंटेंस का। यहाँ पर बी भी इंडिपेंडेंट है, सी भी इंडिपेंडेंट है। अब अनदर कॉमन मिस्टेक is to ignore or rule out the data which do not support the hypothesis. रीऑर्डर को बारे में मैं आपको बता दूं कि रीऑर्डर पहले हम कोई मिस्टेक बताएंगे, फिर कोई और मिस्टेक बताएंगे, तो जनरली हमें लगेगा कि ओपनिंग सेंटेंस नहीं है, ये एक एक्सेप्शनल रीऑर्डर है। यहाँ पे रीऑर्डर ए से स्टार्ट होगा। फाइन, लेट मी टेल यू, क्योंकि ये कह रहा है कि अक्सर यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक गलती हो सकती है कि लोग क्या करें कि हम रूल आउट करते हैं उस डाटा को जो कि सपोर्ट ही नहीं कर रहा हाइपोथेसिस, और फिर हाइपोथेसिस के बारे में बात करके पूरा रीऑर्डर हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है। लेकिन अब पेपर में लेट से आपको लग रहा है कि आपने, क्योंकि पेपर में टाइम का प्रेशर होगा, स्ट्रेस तो होगा ही होगा, तो आपने एक को भी आपको लग रहा है कि ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता, डजेंट मैटर, आपने क्या करना है, अपने पेयर्स बनाने पे ध्यान देना है कि ओके, आपको क्या लगता है कि रीऑर्डर क्या किससे स्टार्ट हो सकता है। बी और सी दोनों लग रहे हैं ना, बी और सी को पढ़ो। बी और सी में से बेस्ट मैच देखो कि बी और सी में से बेस्ट मैच कौन सा होगा रीऑर्डर ओपन करने के लिए। Ideally, the experimenter is open to the possibility that the hypothesis is correct or incorrect. Sometimes, however, scientists may have a strong belief that the hypothesis is true or false, or feel internal or external pressure to get a specific result. कह रहे कि कभी कभी साइंटिस्ट के ऊपर ये ना प्रेशर होता है कि ये रिजल्ट ही निकालना है। सो यहाँ पर हमने एक्सपेरिमेंटर की बात करी कि उसके पास ना एक जैसे हाइपोथेसिस है। मैं आपको समझा दूंगी इसको एक बार एक्सप्लेन करके। ये देखिए, हाइपोथेसिस है, ये सही हो सकता है, गलत, दो केसेस हैं, ठीक है, दो केसेस के बारे में बात कर रहा है। तो पहले इसने हाइपोथेसिस के बारे में बात करी कि हाइपोथेसिस है, इसको एक्सपेरिमेंटर कर रहा है, उसके पास पॉसिबिलिटी है कि सही भी हो सकता है, सही नहीं भी, ठीक है। तो ये बी बी से हमारा रीऑर्डर यहाँ स्टार्ट होगा। एंड बी और सी पेयर हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ो कैसे पेयर है इसको समझो। ये कह रहा है कि एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंटर के ऊपर पॉसिबिलिटी है कि ये हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है, गलत भी। फिर उसने सिचुएशन बताई है, और फिर कहा कि उस सिचुएशन में क्या होगा, सिचुएशन समझो। समटाइम्स कह रहा है कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उसके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है,
या फिर उसके पास प्रेशर हो सकता है कि उसको कोई रिजल्ट निकालना है। एक जनरल बात बताइए कि ऐसा हो सकता है कि भाई यही मेरे को रिजल्ट निकालना है, मेरे को सही या गलत ही निकालना है, या कोई प्रेशर या मेरे को लगता है, फाइन। और फिर कह रहे हैं उस सिचुएशन में बी सी डी डायरेक्ट पेयर है, उस सिचुएशन में मतलब कौन सी सिचुएशन दैट यहाँ रेफर कर रहे हैं, वो सिचुएशन जब या तो आपके पास इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर है या आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है। पीसीडी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इंडेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन है, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रखे एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। मैंने क्वेश्चंस आज जो आपके लिए लेके आई हूं मैं, वो क्वेश्चंस मैंने ऐसे पिकअप करे जिनसे आप कुछ सीखो। डजेंट मैटर आपके गलत हो, आप कॉन्सेप्ट सीखो। अच्छा, ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी आते हैं ताकि पेपर में जब ये क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर सको, आपको इजी लगे। बीसीडी क्लियर हो गया सबको या दोबारा बताऊं? मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिसको नहीं आया समझ देख लो। सिंपल है। ये कह रहे हैं कि आइडियली एक्सपेरिमेंटर, आइडियली बात कर रहे हैं, मतलब आइडियल सिचुएशन में क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटर है, उसके पास ओपन होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है। ठीक है। फिर उसने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट को लगता है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत है, उसके पास कुछ प्रेशर होता है, और फिर कहा इस सिचुएशन में कैसा होगा। सो सी डी पेयर हो गया, बी बी सी के साथ था सी डी के साथ। जब कह रहे हैं कि जब प्रेशर होगा तो वो कुछ गलत निकालेगा, या तो वो डाटा सोचेगा कि गलत नहीं है, कुछ ना कुछ करेगा, फाइन। और यहाँ पर उसने कहा कि उस चीज से उसने कंक्लूजन निकाला कि लेसन ये कि डाटा को हैंडल सही तरीके से किया जाए, क्योंकि यहाँ पे डाटा की बात करी थी कि डाटा निकाले को, डाटा को कैसे हैंडल करना है। इट्स द कंक्लूजन। सो बी सी डी ई, डी ई डायरेक्ट पेयर था देखो, बी सी डी ई, ये तो आप एटलीस्ट फाइंड कर ही सकते हो एग्जाम में पेयर्स। अब ए है, ए कहाँ पर आ सकता है, ये तो स्टार्टिंग में एंडिंग में, क्योंकि बाकी सब तो पेयर्स हैं। अनदर कॉमन मिस्टेक उसके बाद, ये तो ई पे तो कंक्लूजन ही कर दिया ना, तो ए तो यही आएगा, ये तो मैंने कंक्लूड ही कर दिया ना अपने उसको। तो रीऑर्डर जो होते हैं ना, उनको सॉल्व करने का तरीका खाली ये नहीं होता कि ओके आंसर यही होगा। बहुत बारी आपको लगेगा कि आंसर नहीं पता लग रहा, पेयर्स बनाओ। बहुत बार ओपनिंग सेंटेंस नहीं समझ आएंगे, पेयर्स नहीं समझ आएंगे, इट्स फाइन। ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू मेक पेयर्स, एंड जब आप एग्जाम में हो, ठीक है, जब आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, सॉल्व रिसॉल्व, सॉल्व रिसॉल्व, इंप्रूवमेंट अपने आप होगी। एंड लेट मी टेल यू, ऐसे बहुत सारे पीटी के एस्पिरेंट्स हैं जो पीटी का एग्जाम दे रहे हैं, एंड क्वेश्चंस एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मैम वही टिप्स एंड ट्रिक्स रिपीट हो रही हैं। सो क्वेश्चन रिपीट होने पर मत फोकस करो, स्ट्रैटेजी समझो। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक स्ट्रैटेजी होती है, एंड स्ट्रैटेजीज बार बार रिपीट होती हैं। अब यहाँ से मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्रोनिम के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड ऑर्डर कराए हैं। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ये सेशन, अगर आपको लगता है कि दोबारा आपको कुछ चीजें जो है नहीं आपको समझ आई, दोबारा इस वीडियो को देखो, बार बार देखो, इस ही वीडियो को 2-3 बार देखने में आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब कर लोगे। रीऑर्डर की ऑलरेडी मेरे 3 सेशन बने हुए यूट्यूब पर, उनको भी देख लेना। सारी स्ट्रैटेजीज को बार बार समझाया है मैंने, एक एक क्वेश्चन पे लगा के, ताकि आपकी स्ट्रैटेजीज भी रिवाइज हो। और अगर सेशन पसंद आया तो फिर लाइक कर दो ना, और चैनल के नीचे जरूर कमेंट करना कि आपको रीऑर्डर की और ऐसी वीडियोस चाहिए या फिलिप्स की चाहिए, रीडिंग राइटिंग फिलिप्स के लिए चाहिए। भाई हमने तो ठान लिया लोगों की पीटी हम क्लियर करा के रहेंगे। आप मेरे साथ हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो, एंड गाइस ये कोचिंग की हेल्पलाइन नीचे दे रखी है, कंटैक्ट कीजिएगा हमें।